हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बोयल का नियम और चार्ल्स का नियम पढ़ा। आगे अपन देखते हैं गैलुशैक का नियम। तीसरा जो नियम है बच्चों वो है गैलुशैक का नियम। गैलुशैक का नियम लुशैक्स लॉ। क्या है बच्चों गैलुशैक का नियम? यह कहता है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? गैलुशैक का नियम। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि PV इजिकल टू nRT। बच्चों n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V को कांस्टेंट कर रहा हूं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T। तो बस केवल आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि कौन सा नियम किस नियत राशि पे दिया गया है। तो गैलुशैक का नियम किस पर दिया गया है? नियत आयतन पर। और आपको पता है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब क्या कहेंगे बच्चों आप? नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और बच्चों अगर V और T के बीच में अगर P और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे और ये जैसे V1 वॉल्यूम के लिए ये है, V2 के लिए ये है, तो निश्चित है बच्चों अब वो ही अपन को देखना है कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा और इसके संगत टेम्परेचर कम आ रहा है, इसके संगत ज़्यादा आ रहा है, तो निश्चित है कि V2 ग्रेटर देन V1 होगा। इसी प्रकार से बच्चों T का अगर मान लो मैं दाब P का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर के साथ में अगर वक्र खींचूं तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये है बच्चों गैलुशैक का नियम। कैसा क्वेश्चन बनेगा इस पर? एक बंद पात्र में 2 मोल एक परमाणविक गैस एक परमाणविक गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर भरी है। तो पात्र में दाब P है यदि गैस का ताप बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पात्र में दाब होगा। एक बंद पात्र में 2 मोल एक परमाणविक गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरी है, तो पात्र में गैस का जो दाब है वो कितना है बच्चों? P है।
यदि गैस का ताप बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पात्र में दाब कितना हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि पात्र बंद है तो श्योर है कि पात्र का आयतन समान रहेगा। जब आयतन समान रहेगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और आपको यह पता है कि P2/P1 होगा T2/T1 के बराबर, और ये बनेगा 327 प्लस 273 अपॉन 27 प्लस 273, और ये बनेगा बच्चों 600/300, और ये बन जाएगा 2। इसलिए बच्चों P2 बराबर बनेगा 2P1। P1 का मान P के बराबर है, इसलिए P2 बराबर क्या बनेगा बच्चों, 2P के बराबर आ जाएगा। P2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2P के बराबर आ जाएगा। तो ये है बच्चों अपने गैलुशेक का नियम, और इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको पता चल गया। इसके बाद आता है बच्चों ग्राहम का विसरण का नियम। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। चलो इससे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। मेरे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था है, पहला केस, और ये दूसरा केस है, ठीक है। ये दो पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था है अपने पास। अंतर यह है कि बच्चों यहां पर इन दोनों पात्रों में, ये जो मेरे पास पहली व्यवस्था ए है और दूसरी व्यवस्था क्या है, मेरे पास बी है, इन दोनों में समान मात्रा में द्विपरमाणविक गैस भरी है। दोनों में क्या है, समान मात्रा में द्विपरमाणविक गैस भरी है। इस पहले केस में पिस्टन गति करने के लिए स्वतंत्र है। पिस्टन गति के लिए स्वतंत्र है। इसमें पहले केस में पिस्टन गति के लिए स्वतंत्र है, और इस दूसरे केस में जो पिस्टन है वो फिक्स है। दोनों स्थितियों में समान ऊष्मा देने पर, दोनों स्थितियों में समान ऊष्मा देने पर, प्रथम स्थिति में गैस के ताप में वृद्धि तीस केल्विन हो तो दूसरी स्थिति में गैस के ताप में वृद्धि कितनी होगी। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये अपने पास दो पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था हैं और दोनों में समान मात्रा में द्विपरमाणविक गैस भरी हैं। पहली स्थिति में पिस्टन जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, मींस ये कौन सा प्रक्रम बन गया, समदाबी, यानी ऐसा प्रक्रम होगा जिसमें दाब समान होगा।
और इसका पिस्टन फिक्स है यानी गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो बच्चों ये बन गया समायतनी। इनमें समान मात्रा में ऊष्मा दे रहे हैं, तो आपको पता है कि जो डेल्टा Q1 है वो बच्चों डेल्टा Q2 के बराबर है। लेकिन आपको पता है समदाबी प्रक्रम है, तो दी गई ऊष्मा n Cp dt के बराबर होगी, और मैं T1 कह देता हूं, और ये होगी बच्चों n Cv, और ये T2, n कैंसिल, और dt2 जो मेरे को चाहिए बच्चों ये बनेगा Cp/Cv इंटू dt1। और बच्चों द्विपरमाणु गैस के लिए Cp/Cv गामा का जो मान होता है वो कितना होता है, 7/5 होता है। और ये बच्चों आ गया 30, ये आ गया 6, और ये आ जाएगा बच्चों 42 केल्विन। तो इस केस में दूसरी स्थिति में गैस के ताप में वृद्धि क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। दूसरे केस में गैस के ताप में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 42 केल्विन। अब बच्चों अपन देखते हैं चौथा जो नियम आता है वो आता है ग्राहम का विसरण का नियम। ग्राहम का विसरण का नियम क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि किसी पात्र से गैस के विसरण की जो दर होती है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पात्र से गैस के विसरण की जो दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों। इसे अपन क्या कहेंगे, ग्राहम का विसरण का नियम। क्या कहता है ये, किसी पात्र से गैस के विसरण की दर किसी पात्र से गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे कहेंगे बच्चों ग्राहम का विसरण का नियम। पांचवा नियम आता है बच्चों डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, यदि किसी पात्र में दो या दो से अधिक अक्रियाशील गैसें भरी हों तो पात्र के अंदर कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। यदि किसी पात्र में दो या दो से अधिक अक्रियाशील गैसें भरी हों, यदि किसी पात्र में दो या दो से अधिक अक्रियाशील गैसें भरी हों तो पात्र के अंदर कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के
योग के बराबर होता है। यदि किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील गैसें भरी हों तो पात्र के अंदर कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अर्थात P जो होगा वो बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश टू Pn। छठा आता है बच्चों आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम क्या है? अब बच्चों ये यहां से देखें तो ज्यादा बेटर होगा। PV इजिकल टू आपको पता है बच्चों NKT होता है। ये क्या कहता है? ताप तथा दाब की समान अवस्था में इसने क्या किया? P को फिक्स कर दिया, T को फिक्स कर दिया। विभिन्न गैसों के समान आयतन में V को भी फिक्स कर दिया। कि पहले से कांस्टेंट होता है तो बताओ अणुओं की संख्या का मान नियत होगा नहीं होगा? तो बच्चों आवोगाद्रो नियम क्या है? ताप व दाब की समान स्थिति में, ताप व दाब की समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? आवोगाद्रो नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवोगाद्रो नियम कहते हैं। तो क्या है आवोगाद्रो नियम? ताप व दाब की समान स्थिति में ताप व दाब की समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में, ताप व दाब की समान स्थिति में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है, इसे आवोगाद्रो नियम कहते हैं। अब बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस अपन और डिस्कशन करते हैं एक दो, और उसके बाद अपन गैसों का लिक्विफिकेशन देखेंगे। वास्तविक गैसों का लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण देखेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। एक आदर्श गैस, एक आदर्श गैस PV² इजिकल टू कांस्टेंट के अतिरिक्त नियम का पालन करती है। एक आदर्श गैस PV² इक्वल टू कांस्टेंट के अतिरिक्त नियम का पालन करती है। एक आदर्श गैस PV² इक्वल टू कांस्टेंट के अतिरिक्त नियम का पालन करती है यदि गैस के ताप को दुगना कर दिया जाए
तो गैस का दाब, तो गैस का दाब कितना गुना हो जाएगा। एक आदर्श गैस पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के अतिरिक्त नियम का पालन करती है। यदि गैस के ताप को दुगना कर दिया जाए तो गैस का दाब कितना होगा। बच्चों, कोई भी गैस चाहे किसी भी अतिरिक्त नियम का पालन करे, बाकी यह जरूर है कि आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी का पालन तो हमेशा करेगी ही करेगी। अगर आदर्श गैस है तो चाहे वो अतिरिक्त नियम किसी और का पालन करे, लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी का तो पालन करेगी ही करेगी। तो अब बच्चों ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि मेरे को रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए कि टेम्परेचर को इतना करने पर प्रेशर कितना हो जाएगा। तो मेरे को रिलेशन किस में चाहिए बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर में। और ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो किस में रिलेशन है, दाब और आयतन में है, प्रेशर और वॉल्यूम में है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आयतन को गायब करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दो बच्चों, आपको यह पता है कि पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है। आपको यह भी पता है बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो मैं आयतन को गायब करूंगा तो V की जगह क्या कहूं मैं, एनआरटी बाई पी, ये कहूंगा एनआरटी बाई P। तो बच्चों यहां पर मैं कहूंगा तो ये बनेगा P इंटू वी स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैंसिल हो गया बच्चों। बाकी n का मान कांस्टेंट है, r का मान कांस्टेंट है, और इसको देखने पर बच्चों पता चल रहा है कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, t स्क्वायर। तो p और t में ये रिलेशन होगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों, t स्क्वायर। और आप ये कह सकते हैं कि p2 बाई p1 इक्वल टू बनेगा t2 बाई t1 का होल स्क्वायर। P2 बाई P1 जो बनेगा वो बनेगा T2 बाई T1 का होल स्क्वायर। अब ताप को दुगना कर रहे हो बच्चों, तो 2T1 बाई T1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों 4, और P2 बराबर बनेगा 4P1। तो जो दाब है वो प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र में द्विपरमाणविक गैस, एक पात्र में द्विपरमाणविक गैस के n मोल हैं। गैस को ऊष्मा देने पर इनका अल्फा भाग वियोजित हो जाता है। कौन सा भाग, अल्फा अंश या अल्फा भाग वियोजित हो जाता है। एक पात्र में द्विपरमाणविक गैस के n मोल हैं। एक मिनट, एक पात्र में द्विपरमाणविक गैस के कितने मोल हैं, n मोल हैं।
गैस को बिना ऊष्मा दिए इनका अल्फा भाग वियोजित हो जाता है। कितना भाग वियोजित हो रहा है? अल्फा भाग वियोजित हो जाता है। तो गैस के ताप में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात करो। एक पात्र में द्विपरमाणविक गैस के n मोल हैं। गैस को बिना ऊष्मा दिए इनका अल्फा भाग वियोजित हो जाता है, तो गैस के ताप में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या करना बच्चों? गैस के ताप में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें बच्चों। आपको पता है, अब बच्चों जब वियोजन हो गया तो वियोजन के बाद द्विपरमाणविक गैस के मोल, अब बच्चों क्या कहा गया अपन को ध्यान से समझना। सपोज करो n डैश मोल वियोजित हो गए, तो n डैश बाई n जो है वो बच्चों अल्फा है। तो n डैश कितने मोल वियोजित हो गए? n इंटू अल्फा मोल वियोजित हो गए। तो वियोजन के बाद द्विपरमाणविक गैस के मोल कितने बचेंगे बच्चों? n माइनस n इंटू अल्फा, और ये बचेगा n इंटू 1 माइनस अल्फा। ये तो बचेगी बच्चों द्विपरमाणविक गैस। क्लियर? ये द्विपरमाणविक गैस। और वियोजन के बाद एक परमाणविक गैस कितनी हो जाएगी? वियोजन के बाद एक परमाणविक गैस के जो मोल होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2n इंटू अल्फा। कितने? n डैश मोल वियोजित हुए थे अपने पास, तो n डैश की वैल्यू n अल्फा है। तो आपको पता है कि एक मोल से 2 मोल बनेंगे, तो n अल्फा मोल से कितने बनेंगे? 2n इंटू अल्फा द्विपरमाणविक बचेंगे। अब बच्चों आपको यह पता है, मान लेते हैं कि जो अंतिम ताप है वो T डैश है, और पहले जो ताप था बच्चों कितना था? T। तो आप क्या कहेंगे? ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो पहले और बाद में आंतरिक ऊर्जा बराबर होगी। मींस U1 बराबर क्या होगी बच्चों? U2, क्योंकि बिना ऊष्मा दिए इसमें वियोजन हो रहा है। तो U1 की जगह क्या कहेंगे बच्चों? 1/2 n इंटू FRT, और F की जगह 5 इंटू RT। ये n मोल थे, 1/2 n इंटू 5RT। अब बाद में बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2 द्विपरमाणविक गैस के कितने मोल बचेंगे? n इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 5 इंटू RT प्लस, अच्छा T की जगह T डैश, टेम्परेचर कितना होगा बाद में? T डैश हो जाता है। इसी टाइप से बच्चों अब जो एक मोल एक परमाणविक बनेंगे उसकी कितनी होगी? 1/2 इंटू 2n इंटू अल्फा इंटू 3 इंटू R इंटू T डैश। मान लो टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों? T डैश। अब क्या क्या कट रहा है ये देख लो आप। 1/2 R कट रहा है और N भी कट रहा है। 1/2 R और N,
1/2 n और r कट रहा है, 1/2 n और r कट रहा है। यहां क्या बचा, ये बना 5t इक्वल टू, यहां पर क्या बन रहा है 5 × 1 माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा इंटू क्या बनेगा t डैश, ये बनेगा बच्चों 5 माइनस 5 अल्फा प्लस 6 अल्फा इंटू टी डैश, और ये बनेगा 5 प्लस अल्फा इंटू टी डैश। तो बच्चों को ये देखा कि 5t जो होगा इक्वल टू आया अपने पास 5 प्लस अल्फा इंटू टी डैश, या टी डैश इक्वल टू आया 5/5 प्लस अल्फा इंटू टी। अब बच्चों अपन ये देख रहे हैं कि इसके ताप में भिन्नात्मक परिवर्तन मीन्स टी डैश माइनस टी अपॉन टी चाहिए मेरे को। तो क्या कहूँगा बच्चों 5t अपॉन 5 प्लस अल्फा माइनस टी अपॉन टी, और ये टी ऊपर कॉमन आ रहा है और ये बनेगा 5 प्लस अल्फा 5 माइनस 5 माइनस अल्फा अपॉन 5 प्लस अल्फा अपॉन टी। टी एंड टी बच्चों कैंसिल हो गया, 5 एंड 5 कैंसिल हो गया, और ये आ गया टी डैश माइनस टी अपॉन टी जो होगा वो आ गया बच्चों माइनस अल्फा अपॉन 5 प्लस अल्फा। ये होगा ताप में भिन्नात्मक परिवर्तन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आगे अपन देखते हैं गैसों का, वास्तविक गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। और बच्चों ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वास्तविक गैसों का द्रवीकरण, liquefaction of gases, real gases, liquefaction of रियल गैसेस, वास्तविक गैसों का द्रवीकरण। इनको बच्चों अपन एंड्रयू कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रयू कर्व। अब बच्चों वास्तविक गैसों के लिए अगर अपन पीवी डायग्राम बोलें, पीवी डायग्राम खींचें, तो बच्चों ये कुछ ऐसा आता है। ये बच्चों कहलाता है वेपर डोम। क्या कहलाता है? वेपर डोम कहलाता है।
अब बच्चों इस पर यदि अपन समतापी रेखाएं खींचें तो ये रेखाएं कुछ इस टाइप से आती हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम समतापी रेखाएं खींचें तो बच्चों ये वक्र इस टाइप से प्राप्त होता है अपन को। ये जो है ये T1 टेम्परेचर के लिए है, ये T2 के लिए है, ये T3 के लिए है, ये T4 के लिए है और ये बच्चों T5 के लिए है। इसमें इस वेपर डोम के अंदर जो होता है वो लिक्विड और वेपर, लिक्विड प्लस वेपर जो होती हैं वो संतृप्त अवस्था में होती है। क्या होती हैं? लिक्विड और वेपर संतृप्त अवस्था में होती हैं। इस वेपर डोम के इधर ये वेपर होगा और इधर बच्चों क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा। तो ये जो अपन ने इस पीवी आरेख पर जो समतापी वक्र खींचे, इनकी क्या क्या विशेषता है ये बच्चों अपन को देखना है। पहला पॉइंट, वेपर डोम के अंदर, ध्यान से समझे बच्चों, वेपर डोम के अंदर जो समतापी रेखा खींची गई है इसका क्षैतिज सरल रेखीय भाग द्रव तथा वाष्प की संतृप्त अवस्था को व्यक्त करता है। द्रव तथा वाष्प की संतृप्त अवस्था को व्यक्त करता है। वेपर डोम के अंदर वेपर डोम के अंदर क्षैतिज सरल रेखीय भाग, क्षैतिज सरल रेखीय भाग, वेपर डोम के अंदर क्षैतिज सरल रेखीय भाग लिक्विड प्लस वेपर संतृप्त अवस्था को व्यक्त करता है। दूसरा, इस संतृप्त अवस्था में समतापी तथा समदाबी वक्र एक दूसरे के समपाती होते हैं। संतृप्त अवस्था में समतापी तथा समदाबी वक्र समपाती होते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, संतृप्त अवस्था में गैस का दाब उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता। यह संतृप्त अवस्था है, यहां पर भी बच्चों दाब इतना है, आयतन को मैंने कम किया तो भी दाब इतना है, इतना किया तो भी दाब इतना ही है। तो संतृप्त अवस्था में गैस का दाब आयतन पर निर्भर नहीं करता। यह पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संतृप्त अवस्था में गैस का दाब आयतन पर निर्भर नहीं करता है। संतृप्त अवस्था में गैस का दाब आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अतः यही कारण है कि एलपीजी सिलेंडर, यही कारण है कि एलपीजी सिलेंडर, अपने बच्चों जो एलपीजी सिलेंडर आता है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिक्विफाइड
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है बच्चों, ध्यान देना। यही कारण है कि एलपीजी सिलेंडर चाहे आधा भरा हो या पूरा, आधा भरा हो या पूरा, दाब समान रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। चौथा, ताप बढ़ाने पर इन वक्रों का क्षैतिज सरल रेखीय भाग घटता जाता है तथा एक निश्चित ताप, जिसको क्रांतिक ताप कहते हैं, वहां पर क्षैतिज सरल रेखीय भाग घटकर 0 हो जाता है। इस ताप को बच्चों क्रांतिक ताप कहते हैं। तो T4 यहां पे क्रांतिक ताप को व्यक्त करता है। ताप बढ़ाने पर वक्रों का क्षैतिज सरल रेखीय भाग, ताप बढ़ाने पर वक्रों का क्षैतिज सरल रेखीय भाग घटता जाता है तथा क्रांतिक ताप पर घटकर 0 हो जाता है। अतः T4 क्रांतिक ताप को व्यक्त करता है। पांचवा पॉइंट देखो बच्चों, क्रांतिक ताप के ऊपर सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। क्रांतिक ताप के ऊपर सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। ठीक है बच्चों, छठा पॉइंट अपन देखते हैं बच्चों। अब सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है और क्रांतिक आयतन क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रांतिक ताप क्या होता है। क्रांतिक ताप, जिसको TC से व्यक्त करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप वह ताप जिस पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। वह ताप जिसके ऊपर केवल गैस का दाब बढ़ाकर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता है, वह ताप जिसके ऊपर केवल गैस का दाब बढ़ाकर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। अब बच्चों आपको और किसी गैस के लिए क्रांतिक ताप पता हो या नहीं हो, लेकिन आपको क्या करना है, CO2 का क्रांतिक ताप जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि CO2 ही एक ऐसी गैस है जिसको रूम टेम्परेचर पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। तो बच्चों
CO2 के लिए क्रांतिक ताप TC जो होता है वो 31.5 डिग्री सेल्सियस होता है। CO2 के लिए क्रांतिक ताप 31.5 डिग्री सेल्सियस होता है। O2 के लिए TC की वैल्यू -118 डिग्री सेल्सियस। N2 के लिए TC की वैल्यू -140 डिग्री सेल्सियस और H2 के लिए TC बराबर -212 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है बच्चों क्रांतिक दाब, इसको PC कहते हैं। क्रांतिक ताप के संगत दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। और बच्चों CO2 के लिए याद रखना है, CO2 के लिए जो PC होता है वो 73 atm होता है। कितना होता है? 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसी टाइप से तीसरी टर्म आती है बच्चों क्रांतिक आयतन। क्रांतिक ताप के संगत आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं, VC। अब बच्चों ये TC, PC और VC इनको A, B और R के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो TC की जो वैल्यू है A, B और R के फॉर्म में क्या होगी, ये बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये फॉर्मूले बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि जो TC है वो होगा 8A/27 RB। PC की वैल्यू 8A²/27B होती है। और VC की वैल्यू जो होती है वो बच्चों 3B होती है। और PC VC/ RTC की जो वैल्यू है वो बच्चों 3/8 होती है। ये फॉर्मूले बच्चों डायरेक्ट पूछे जाते हैं। TC का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 8A/27 RB, PC की वैल्यू A²/27B, VC की वैल्यू बच्चों 3B होती है। और PC VC/RTC की जो वैल्यू होती है बच्चों ये 3/8 होती है। ये आपको क्लियर कट ध्यान होने चाहिए। तो बच्चों आपके ये गैसों का अणुगति सिद्धांत वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी।